जब हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटिश राज आने से पहले भारत आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। अगर इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था तो इसके पीछे एक कारण था। राजे रजवाड़ों से लेकर मुगलों तक के खजाने भरे हुए थे। व्यापारी से लेकर आम जनता तक सभी धनी थे। अनगिनत लोगों के पास अथाह दौलत हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी की बात है। भारत में एक ऐसे परिवार का उदय हुआ जिसने भारत में पैसे के लेन देन और टैक्स वसूली आदि को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। एक समय इनके पास इतनी धन दौलत और प्रभाव था कि ये मुगल सल्तनत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे लेन देन करते थे। उस समय बड़े बड़े लोगों के साथ अंग्रेज भी इनसे कर्ज लिया करते थे। कौन थे जगत सेठ? जगत सेठ या बैंकर ऑफ द वर्ल्ड एक उपाधि है जो फतेह चंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में दी थी। उसके बाद इस पूरे परिवार को जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। आपने सेठ मानिक चंद का नाम तो सुना ही होगा। वो इस घराने के संस्थापक थे। दरअसल ये परिवार अपने समय का सबसे अमीर बैंकर घराना था। मानिक चंद का जन्म 17वीं शताब्दी में राजस्थान के नागौर के एक मारवाड़ी जैन परिवार हीरानंद साहू के घर में हुआ था। बेहतर संभावनाओं की तलाश में हीरानंद बिहार चले गए। पटना में हीरानंद ने सॉल्ट पीटर का कारोबार शुरू किया। सॉल्ट पीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल जंग अवरोधक, गन पाउडर और पटाखों में किया जाता था। इस कारोबार से मानिक चंद ने अच्छा खासा पैसा कमाया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी पैसे उधार दिए और उनके साथ कारोबारी संबंध भी बनाए। मानिक चंद ने अपने पिता का बिजनेस चारों ओर फैलाना शुरू किया और नए क्षेत्रों में कदम रखा। इसमें पैसे सूद पर देना भी एक बिजनेस था। जल्दी मानिक चंद की दोस्ती बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के साथ हो गई। आगे चलकर वो बंगाल सल्तनत के पैसे और टैक्स को संभालने लगे। उनका पूरा परिवार बंगाल के मुर्शिदाबाद में बस गया। मानिक चंद के बाद परिवार की बागडोर फतेह चंद के हाथों में आ गई, जिनके समय में यह परिवार अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों में इस घराने की शाखाएं थीं। इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में ही था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी, सर्राफा की खरीद बिक्री आदि का लेन देन था। रॉबर्ट ओम लिखते हैं कि यह हिंदू व्यापारी परिवार मुगल साम्राज्य में सबसे धनी था और इसके मुखिया का बंगाल सरकार पर जबरदस्त प्रभाव था। इस घराने की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की गई थी। इसने बंगाल सरकार के लिए कई ऐसे कार्य किए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के लिए किए थे। इसकी आय के कई स्रोत थे। ये सरकारी राजस्व यानी कि टैक्स वसूलते थे और नवाब के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करते थे। उस समय जमींदार लोग इस घराने के माध्यम से अपने राजस्व का भुगतान करते थे और नवाब फिर इसके माध्यम से दिल्ली को वार्षिक राजस्व का भुगतान करते थे। इसके अलावा ये सिक्कों का भी उत्पादन करते थे। कितने अमीर थे जगत सेठ? सेठ मानिक चंद अपने समय में 2000 सैनिकों की सेना रखते थे और वो भी अपने खर्चों पर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आने वाला सारा राजस्व इनके जरिए ही आता था। उनके पास कितना सोना, चांदी और पन्ना था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। उस वक्त ये कहावत चलन में थी कि जगत सेठ अगर चाहें तो सोने और चांदी की दीवार बनाकर गंगा नदी को रोक सकते हैं। फतेह चंद के समय में उनकी संपत्ति करीब 1 करोड़ पाउंड की थी। आज के समय में यह रकम लगभग 1000 बिलियन पाउंड के आसपास होगी। ब्रिटिश दस्तावेजों से पता चलता है कि उनके पास इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक पैसा था। कुछ रिपोर्टों का यह भी अनुमान है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठों की संपत्ति से छोटी थी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीन में लगभग आधा हिस्सा उनका था। यानी कि आज के असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला लिया जाए तो उनमें से आधे का स्वामित्व उनके पास था। क्या हुआ जगत सेठ घराने का? फतेह चंद के बाद उनके पोते मेहताब राय ने 1744 में घराने की बागडोर संभाली और नए जगत सेठ बन गए। बंगाल में अली वर्दी खान के समय में उनका और उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद का बहुत प्रभाव था। हालांकि अली वर्दी के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला ने उन्हें अलग थलग कर दिया। दरअसल नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध में खर्च के लिए जगत सेठ से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। 1750 में यह रकम काफी बड़ी थी। जब जगत सेठ मेहताब राय ने अपना जवाब ना में दिया तो नवाब ने उन्हें एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया।
जगत सेठ को अपने धन दौलत की सुरक्षा की चिंता होने लगी। बदले में इन्होंने बंगाल के अभिजात वर्ग यानी कि कुछ एरिस्टोक्रेट्स लोगों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रची। इनका मकसद था सिराजुद्दौला को नवाब की गद्दी से हटाना। इसके लिए जगत सेठ ने 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान अंग्रेजों की फंडिंग की। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सैनिकों की टुकड़ी ने नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों की सेना को हरा दिया था। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद मीर जाफर की नवाबी के दौरान सत्ता में मेहताब राय का दबदबा कायम रहा, लेकिन मीर जफर के उत्तराधिकारी मीर कासिम उन्हें राजद्रोही मानते थे। 1764 में बक्सर की लड़ाई के कुछ समय पहले जगत सेठ मेहताब राय और उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद को मीर कासिम के आदेश पर राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया और गोली मार दी गई। कहा जाता है कि जब उन्हें गोली मारी गई तब मेहताब राय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। माधव राय और महाराज स्वरूप चंद की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य ढहने लगा। उन्होंने अपने स्वामित्व वाली ज्यादातर जमीन पर नियंत्रण खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे जो पैसा उधार लिया था वो कभी भी उन्हें वापस नहीं किया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बंगाल की बैंकिंग और अर्थव्यवस्था की सत्ता आ गई। उनके लिए ताबूत में अंतिम कील 1857 का विद्रोह था। वर्ष 1900 आते आते जगत सेठ परिवार लोगों की नजरों से ओझल हो गया। मुगलों की तरह आज उनके वंशजों का भी कोई पता नहीं है। बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद जिस ब्रिटिश राज की नींव पड़ी उसे समाप्त होने में अगले 200 साल लग गए।